फिल्मी बस्तियां और शहरी सुपरस्टार। मैं खुद इंतज़ार में हूं कि किस तरह का डिस्कशन होगा, किन पहलुओं पर बात होगी। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे साथ इस वक्त इस पैनल में जमील खान साहब हैं, जो गैंग ऑफ वासेपुर और गुल्लक के लिए खासकर अपनी अदाकारी के लिए जाने पहचाने जाते हैं। हालांकि एक बड़ा उनका कैरियर है, थिएटर से भी आपकी जो वाबस्तगी है, बल्कि उनसे बात भी हो रही थी, कह रहे थे कि थिएटर मेरी आज भी ज़िंदगी है। तो हमारे साथ मैं सबसे पहले बहुत आप सबकी तालियों के साथ जमील खान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपका स्वागत करता हूँ स्टेज पर। अच्छा, एक किरदार जो अपनी अदाकारी की वजह से और उनकी उनकी शख्सियत की या उन करेक्टर्स की जो मासूमियत थी, उस वजह से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, हमारी रील्स का हिस्सा बन गए और हम एक दूसरे को दिखाते हैं, अपने पास रखते हैं। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, उनकी फिल्में, उनकी OTT वेब सीरीज़ का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन अब वो इस मकाम पर हैं, उनका नाम लिया जाए तो सब वो चीज़ें जहन में आ जाती हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ फैसल मलिक साहब का इस्तकबाल कीजिए। और एक और नाम जो हम सब के लिए बहुत अजीज़ हैं, उनका स्क्रीन प्ले हो, उनकी सॉन्ग राइटिंग हो, उनकी डायलॉग राइटिंग हो, उनकी अदाकारी हो, ज़ोरदार तालियों के साथ मनु ऋषि चड्ढा साहब का भी स्वागत कीजिए। और इस डिस्कशन यानी आपसे बात करेंगे प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब, जो जाहिर है कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का, हिंदी विभाग जामिया से आपका ताल्लुक़ है और एक बड़े शायर, बड़े कवि हैं, डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब। नमस्कार दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। जश्न अदब के इस 2 दिवसीय कल्चरल कारवां के दूसरे दिन के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन बहुत ख़ास है, आप सब जानते हैं। पर्दे की दुनिया से 3 जाने पहचाने नाम, जाने पहचाने चेहरे, जिनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। जनाब जमील खान साहब, फैसल मलिक साहब और मनुश्री चड्ढा जी, तीनों अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर। देखते हैं, विषय तो हमारा फिल्मी बस्तियां और शहरी सुपरस्टार है, लेकिन जब बातों का सिलसिला चलता है तो बातों की डोर किस तरफ चली जाती है हमें खुद नहीं पता होता। वैसे ही जैसे कोई कहानीकार जब कहानी लिखता है, एक प्लॉट इसके जहन में होता है, कुछ किरदार होते हैं, लेकिन अच्छा कहानीकार वो होता है जो अपने किरदारों पर गिरफ्त नहीं रखता, बल्कि उन्हें उनकी गति से चलने देता है, और जो वो सोचता है उससे मुख्तलिफ कोई कहानी शायद आती है। तो वैसे ही आज के इस डिस्कशन का भी मुझे लगता है कि उसी तरह से ये अपने आप अपनी एक दिशा लेगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो फिल्में हैं वो हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है, और फिल्मों ने ज़ाहिर है, और ख़ास तौर से हिंदुस्तानी फिल्मों ने एक लंबा सफ़र तय किया है, और उसमें बदलाव आए हैं समय के साथ, उसमें तकनीकी बदलाव भी आए हैं, और उसमें कहानी के स्तर पर भी, कला के स्तर पर भी, और सिनेमा जैसा कि हम जानते हैं कि कला का एक रूप है। तो बहुत कुछ है जो बदल गया है, बहुत कुछ है जो अभी भी वैसा ही है जैसा था। लेकिन एक चीज़ जो बदली है वो है सुपरस्टार, जो एक छवि है सुपरस्टार की, वो इस समय पूरी तरह से बदल गई है। याद कीजिए एक पुराना ज़माना कि एक कोई किरदार होता था, वो किरदार कहीं गांव से कुछ बनने के लिए जाता था और वो तमाम मुश्किलात पार करता हुआ बहुत कुछ बनता था, और उस किरदार को निभाने वाला जो कलाकार होता था, अभिनेता होता था, वो एक समय के बाद सुपरस्टार कहलाता था। लेकिन अब उस तरह की छवि को तोड़ दिया है आज के परिदृश्य ने, और आज के सुपरस्टार
आपके सामने बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल एक कस्बाई और जो गांव का जीवन है वहाँ से उन्होंने मुंबई तक का सफ़र और फिर पूरी दुनिया का पर्दे के ज़रिए से किया है। तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये जो सुपरस्टार होने की छवि बदली है, टूटी है, इसे आप किस तरह से देखते हैं फैसल मलिक भाई? सुपरस्टार मतलब जी, कि एक सुपरस्टार तो अभी भी है सर, सब लोग हैं ढेर सारे यहाँ पे सुपरस्टार। हाँ, ऐसा मतलब वो word- जो एक बना था और आके वो ये चेक सुपर देने के लिए अच्छा ये ट्रांजिशन होता है। जैसे आप किसी को बड़ा चेक दे रहे हैं तो आप उसे सुपरस्टार बोलते हैं, छोटा चेक देंगे तो स्टार हो जाएगा, बाकी हम सब एक्टर लोग में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत तो वो बहुत सही। डेफिनेशन बहुत डिफाइंड है वो। तो वो चेक देने का नाम है वो, मुझे लगता है, बाकी सब तो कर ही रहे हैं काम। तो जैसे जैसे जिसका जिसका बढ़ रहा है वो सुपरस्टार रहेगा। पहले एक्चुअली डेफिनेशन जब ये उसमें एक्टर को एक्टर की तरह ही कहना चाहिए, मुझे तो लगता है। वो ये है कि वो पेपर में फर्स्ट डे या फिर ट्रेलर पे सुपरस्टार रजनीकांत लिखने के लिए वो अच्छा लगता है ना, वो तो वैसा। बाकी तो पहले भी ये सिस्टम था और अभी भी है, वो तो चलेगा ही कि हमारे हम सब की एक्टरों की दुनिया में जब चल रही होती तो उसमें सुपरस्टार भी होते हैं। वो उनके काम की वजह से होते हैं, उनकी उनकी जो दर्शक उनके पीछे हैं उसकी वजह से होते हैं, जो बॉक्स ऑफिस में पैसा आता है उनकी वजह से, उसकी वजह से होते हैं। आइडली ये वर्ड डिफाइन करता है कि ना हाउ मच मनी इज दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ जो पुलिंग इन। तो वो रहेगा। वो चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ समय के साथ साथ क्या है कि ये जो एक सिस्टम है जो मोनेटाइज करता है, वो ये वर्ड के साथ हमेशा खेलते रहेगा। आइडली एक एक्टर को आप एक एक्टर ही कहेंगे तो वो बहुत बेसिक और अच्छा है। अच्छा चड्डा जी, अगर आपसे मैं यही सवाल करूं, चूँकि आप एक अभिनेता होने के साथ साथ एक गीतकार भी हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, तो आप इस सवाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले एक चीज़ ऐड करूँगा कि सुपरस्टार और एक्टर का एक कॉन्फ्लिक्ट सदियों से चलता आ रहा है। दो चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऑडियंस को, जो ऑडियंस आर्ट को, क्राफ्ट को समझती है, उनको लगता है कि एक्टर होना चाहिए, और जो आर्ट और क्राफ्ट से ज़्यादा ग्लैमर को समझती है उनको लगता है कि सुपरस्टार होना चाहिए। होता क्या है कि सुपरस्टार और एक्टर में एक फ़र्क होता है। जब एक्टर आता है, सिर्फ एक्टर आता है, तो शिमला में ऊपर की पूरी रो खाली होती है। आप देखिए, पलट के देखिए, आप देखिए, वो देखिए, देखिए, एक आपको कहता था मैं, पीछे की रो खाली होती। और जब सुपरस्टार आता है तो एक खुशी मिलती है। वो कहता है भर दो यार, प्लीज एक फोटो दे दो आप। पर खुशी इस बात की है कि वो जो अकेला बैठा है वो मेरी ऑडियंस है, वो एक्टर की ऑडियंस है। ये जो चंद लोग बैठे हैं ये मेरी ऑडियंस है, ये फैजल की ऑडियंस है, ये जमील की ऑडियंस है। ये दौर भर रहा है। अब आज से 15 साल पहले ऊपर की रो भी खाली होती, नीचे की भी खाली होती, और ऐसे कोई भी मंच शायद हम लोगों को बुलाता भी नहीं। तो ये खुशी है कि ये हमारी ऑडियंस है। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। हम सरवाइव करने के लिए एक अच्छे रोल को भी करते हैं और एक बड़ी फिल्म का हिस्सा भी बनते हैं। तो एक फिल्म अभी बीच में आई थी, लक्ष्मी बॉम्ब, जिसका बॉम्ब हटा दिया गया था और सिर्फ लक्ष्मी के नाम से प्रेजेंट किया गया था। अक्षय कुमार की फिल्म थी। उसी दौरान मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई ओटीटी पे, वो भी ओटीटी पे रिलीज हुई। ओटीटी को मैं समझाऊं तो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, जो हम एक नया नशा जो बना है ना। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी जो फिल्म थी उसका नाम था दूर के दर्शन। एक माँ और बेटे की कहानी थी। माँ कोमा से निकलती है और बेटा बड़ा हो गया, लेकिन माँ को नहीं पता। माँ को लगता है ये अभी भी स्कूल जाता है। तो मैं स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के अपनी माँ को पुरानी यादों में लेके जाता हूँ, ताकि अचानक वो शॉक्ड ना हो जाए कि पिछले 22 साल से वो कोमा में थी। अब उसको रैंकिंग मिली, फैजल साहब, ये मेरे को 1 हफ्ता पहले पता चला।
उसको रैंकिंग मिली स्टार्स में और लक्ष्मी को नहीं मिली। तो एक खुशी तो हुई कि हमारी ऑडियंस बन रही है, लेकिन एक थोड़ा दुख ये होता है कि अगर सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं चलेंगी तो एक स्पॉट बॉय होता है। आप लोगों को पता है स्पॉट बॉय कौन होता है? जो चाय बनाता है, इधर से उधर भागता है। स्पॉट बॉय का घर जो है ना, वो सुपरस्टार की फिल्मों से चलेगा। दुख इस बात का होता है कि यहाँ ऐसे मंच पर भी ऑडियंस खाली होती है, और हमको लगता था कि सिनेमा की आदत है लोगों को, पॉपकॉर्न की खुशबू की आदत है, सह परिवार लोग फिल्म देखने जाते थे, है ना? लेकिन लोग जाते नहीं। और किनकी देखने चाहते हैं? उनकी जिनकी वो देखना चाहते हैं। तो जिनकी आप फिल्में देखना चाहते हैं वो सुपरस्टार होते हैं, और जिनकी आप सुन के कि देख लो भाई मजा आ जाएगा, वो फैजल, जमील और शायद थोड़ा सा मनु ऋषि चड्ढा होते। बस इससे ज्यादा बड़ा फर्क कोई है? हम सब ब्रांडेड जीन्स पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो सैल्यूट है अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, उस दौर में राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री बनी है। और हम आर्ट का जिम्मा ले रहे हैं, धीरे 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 हम उस तरफ पहुंच जाएंगे, ये मेरा मानना है बस। मैं यहीं से एक जो आपने शुरुआत की थी कि एक सुपरस्टार और स्टार को देखने कौन आता है और सुपरस्टार को देखने के लिए एक भीड़ आती है। तो सिनेमा की एक अपनी भाषा होती है, हम सब जानते हैं। जैसे साहित्य है, तो साहित्य कुछ छुपाता है और कुछ बताता है। सिनेमा में आमतौर से ये माना जाता है कि वो सब कुछ दिखाने में यकीन करता है कि वहाँ कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी जो सिनेमा के लोग हैं, जो सिनेमा को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ये जो छवियां हैं, ये जो ध्वनियां हैं, इसके पर्दे के पीछे कुछ एक अभिव्यक्ति है जो छुपी हुई है और उसको तलाश करना है। तो इस तरह से दो दर्शक हुए, एक तो वो जो बिल्कुल सामने है उसको देख रहे हैं, और एक वो जो छुपी हुई छवियां हैं, अभिव्यक्तियां हैं, उनको पकड़कर उसे समझने की कोशिश करता है। तो ये दो एक साथ चलते हैं। तो आप स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर, अभिनेता के तौर पर भी, एक गीतकार के तौर पर भी, जाहिर है आपके सामने ये चुनौती रही होंगी कि वो दोनों स्तरों पर काम करे। तो क्योंकि कोई भी जब फिल्म बनाएगा तो बिल्कुल ये नहीं सोचेगा कि ये सिर्फ इन लोगों के लिए है, उसका होगा कि उसको सब देखें। तो सब देखने में तो चैलेंजेस बहुत हैं, तो उन चैलेंजेस को किस तरह फेस करते हैं और उनसे कैसे पार पाते हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। फिर मैं इस सवाल का जवाब देते देते शायद भावनाओं में बह जाऊं, जो सही नहीं होता है जब भी आप लाइव मंच पे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि चाहे साहित्य हो, चाहे कोई किताब आप लिख रहे हैं, चाहे आप पोइट्री लिख रहे हैं, और चाहे आप फिल्म बना रहे हैं, हमेशा से एक उद्देश्य होता है कि जो हम कहना चाहते हैं उसको हम किताबों में लिखें और एक विजुअल क्रिएट करें। या हम जो फिल्मों में विजुअल क्रिएट करते हैं वो कहानी का एक हिस्सा हो। लेकिन मैं छोटे में ये बात कहूँगा कि इस सवाल का जो आज के वक्त में मायने हैं वो थोड़ा सा तितर बितर हो गया, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारा जो समाज है वो ओपिनियन ओरिएंटेड समाज हो गया। तो किताबें भी गुलाम होकर लिखी जा रही हैं और फिल्में भी गुलाम होकर लिखी जा रही हैं। ना सत्य किताबों में रह गया है, वो भी एक ओपिनियन को लेकर पकड़कर कुछ 120 पन्नों की किताब को लिखा जा रहा है। जो साहित्य है बार बार उसको पुराने को पढ़ा जा रहा है, और खुशी इस बात की होती है कि हम उसी बहाने जिंदा हैं। पर सिनेमा एक तरीके की नीति पर चल रहा है, या तो बाजार या सरकार। लेकिन इसके दरमियान भी शायद एक बहुत समझदार लेखक, निर्देशक, अभिनेता वहाँ एक चिंगारी छोड़ जाता है। उसके बीच में भी, उन दबावों के बीच, जिन दबावों की आपने बात की है, उसके बीच भी वो चिंगारी छोड़ जाता है। मैं थोड़ा बुझा हुआ राइटर हूँ। मैंने 5 साल से राइटिंग को थोड़ा सा पीछे किया और एक्टिंग को बहुत आगे किया, क्योंकि समवेयर इन दिस वर्ल्ड वेयर लाइक वी आर रनिंग, वी आर सो डिपेंडेंट ऑन 30 seconds ऑफ अ कंटेंट, इंस्टाग्राम। आप समझ रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि इस समय सिवाय एंटरटेनमेंट और बाजार के अलावा कुछ खास बात हो नहीं रही है। और बहुत ज़्यादा, अगर एज अ राइटर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी नहीं, बहुत स्क्रिप्ट्स, इतनी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो दब गई हैं।
उन्हें बनाया अभी तो नहीं जा रहा, ऊपर से ऑडियंस आनी बंद हो गई। तो वो जो लिटरेचर की जिम्मेदारी थी साहित्य की, या सिनेमा एज एज लिटरेचर उसकी जिम्मेदारी थी, जमील भाई मैं थोड़ा सा आपका भी मदद चाहूंगा इसमें। वो जिम्मेदारियों का खेल खत्म हो रहा है। अच्छी राइटिंग पर्सनल राइटिंग हो गई है, यू नो, पर्सनल राइटिंग हो गई है। और फिल्में जो हैं, आप क्या दिखना चाहते हैं, आप क्या बनवाना चाहते हैं, फिल्में सिर्फ यहीं तक। मुझे अच्छी सच्ची कहानियां लिखी जाएंगी, पोइट्री लिखी जाएगी, फिल्में भी लिखी जाएंगी, फिल्में बन नहीं रही और छप नहीं रही किताबें। इसका थोड़ा सा अफसोस है। पर अभी एंटरटेनमेंट का मजा लो, इतनी तकलीफें चल रही हैं और सिर्फ लोग जिम्मा ले रहे हैं हंसाने का, गाड़ियां उड़ाने का, है ना। वो आपका फैजल बताएगा टेलीविजन के शोज जो होते हैं उनके बारे में, आप उसको एंजॉय करते हैं। अगर आप एंजॉय करते हैं, खुश हैं, तो भी बच्चे अच्छे से पल रहे हैं। मैं कतई नहीं चाहता कि एक गंदी फिल्म आए और बेटा बोले पापा एक 100 रुपये दे दो, रहना नहीं है ना। और एक पोइट्री वगैरह ये सब बड़ी पर्सनल चीज़ें हो गई हैं, किताबें पढ़ना बहुत पर्सनल चीज़ें हो गई हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा एक अलग ही दुनिया और अलग ही मंच को क्रिएट करके बैठा हुआ है। जमील साहब, तो इस इंटरटेनमेंट की दुनिया पर बात करते हुए संतोष मिश्रा यानी जमील खान साहब सब जानते हैं गुल्लक, तो मैं उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि हम एक ज़माने की फिल्मों को देखें कि उसमें गांव था, उसमें नदी थी, पनघट था। एक चीज़ मैं छोटी सी ऐड कर दूं, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे बैठे ये बात कर रहे थे। बार बार देखने वाला जो शो है पंचायत और गुल्लक, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे चला जाएं, जब इंस्टाग्राम नहीं था, वो सरलता थी जो आज सबसे महंगी चीज हो गई है। सिंप्लिसिटी हैज बिकम एक्सपेंसिव। आई थिंक दीज टू शोज, मेरा मन कर रहा है कि चंद लोग बैठे हैं लेकिन एक बार जोर से तालियां मार दें। ये दो शोज जो है ना, ये वो किताबें हैं, वो कहानियां हैं, वो चीज क्रिएट हो गई है जिसमें हिंदुस्तान का अपना जज्बात भर भर के निकल के आता है। भगवान करे जो भी नजर लगी है सिनेमा को या कंटेंट को, वो नजरें हट जाएं, है ना। मिर्ची बाल के फेंको, सब लोग ऑडियंस बनकर ओटीटी में भी देखो और सिनेमा में भी देखो। हाँ, तो मैं जब ये बात होगी मेरा दिल खुश हो जाता है जब तालियां सुनता हूँ इन दो शोज के लिए। जी मनुश्री भाई, मैं यही वहीं आ रहा था कि एक वो जो ज़माना था ना, वो जो हमारा गांव था, वो हमारे वो नदियाँ, वो पहाड़, वो कुआं, वो पनघट, वो लोक, वो संगीत, वो भाषा, वो कहीं गायब हो गई और फिर एनआरआई और बिल्कुल भव्य सेट और इस तरह की तरफ हम चले गए। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा। अब फिर जब लौटे हैं तो गुल्लक और पंचायत जिसका जिक्र है, वो बिल्कुल यथार्थ सामने की चीज़, और वो जब सिनेमा बनकर हमारे सामने आता है तो वो हमें एक तरह से चमत्कृत करता है पूरी तरह से कि हाँ, सिनेमा ये भी है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस बदलाव को और इस वापसी को? मैं समझता हूँ कि ये एक वापसी है। जी, मेरे ख्याल में ये हमारे व्यूअर्स में एक ये डिफिसिट था इस किस्म के कंटेंट का, और गुल्लक और पंचायत दोनों ने इस गैप को फिल किया है। और इतना पॉपुलर है ये दोनों कि मुझे लगता है कि यही असल में हिंदुस्तान की रूह है, इसलिए ये इतना पॉपुलर है। और पंचायत हो चाहे गुल्लक हो, इस किस्म का कंटेंट जो कि बहुत ही पाक साफ, एंटरटेनमेंट से भरपूर। ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट के लिए आपको फुहड़ होना ज़रूरी है, गाली गलौज करना ज़रूरी है। मैंने भी कुछ किया है पहले जिसमें इस किस्म का कंटेंट का एक बाढ़ सी आई थी, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि गुल्लक ने वो पाप धो दिया है। लेकिन हिंदुस्तान को इस किस्म के कंटेंट की बहुत ज़रूरत है, और समाज को कहीं एक सरलता, ईमानदारी और एक इंटेग्रिटी जो होती है ना, उसकी बहुत ज़रूरत है आज के दौर में इवन मोर। तो मुझे लगता है कि इस किस्म का कंटेंट समाज को इन द फेस कोई सबक
नहीं दे रहा है या मतलब प्रीची नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं एक एंटरटेनमेंट के साथ ये बताता है कि भाई सिंप्लिसिटी एक बहुत ऊंची वर्च्यू है और इंटेग्रिटी बहुत कमाल की चीज़ है। इसको जितना बचा के सजा के रखा जाए उतना अच्छा समाज बनता है, और हमारा समाज इसको अप्रिशिएट कर रहा है। ये भी इस बात का गवाह है, इस बात की सबूत है कि हमें इस किस्म के कंटेंट पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मारकाट, ये सब जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ठीक है, वो भी एक हिस्सा है हमारे समाज का, उसको भी हम दर्शा सकते हैं और दर्शाने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन जो हिस्सा हम भूल गए थे उस हिस्से को हम इन 2 शोज़ के ज़रिए आपके सामने लाए हैं, और पब्लिक और जो ऑडियंस है इसका मज़ा ले रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ये छिपी हुई है, दबी हुई है, और हमें इसको बस उभारने की देर है कि ये फिर से वापस इन फैशन आ जाएगा। बहुत बहुत सही तरीके से आपने मतलब उसको रखा और बहुत आसान लफ्ज़ों में ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से वो कंटेंट अब स्वीकार किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कला जो है, कला कोई भी कला हो, वो जो यथार्थ स्थितियां हैं उनको वो ला के सामने रख देती है, और उस सामने लाने में कुछ सवाल पैदा होते हैं। उनके जवाब कला नहीं देती, कला वहीं तक है जब उसके जवाब नहीं देती है। जब वो जवाब देने लगती है तो वो शायद दर्शन हो जाता है या कोई और अनुशासन हो जाता हो, लेकिन वो कला नहीं रहती है। तो ये सिनेमा ये काम तो कर ही रहा है पहले से भी, लेकिन अब OTT पर ये और खूबसूरती से हो रहा है कि बड़े विस्तार के साथ, क्योंकि जब सीरीज़ आती है तो वो विस्तार के साथ उन स्थितियों को, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो गुल्लक हो, वो जो स्थितियों को उठा के रखते हैं, उन स्थितियों में एक सवाल है बेसिकली, और वो चाहते न चाहते अनजाने में ही हमारा दर्शक उनसे रूबरू होता है और उसके लिए वो सोचता भी है। और ये काम शुरू हो चुका है, जैसा कि फैसल मलिक साहब कहते हैं अपनी फिल्म में, अभी गुंडई चालू कहाँ किए हैं। तो मैं यहीं से फैसल साहब को जोड़ता हूँ कि इसमें और क्या क्या संभावनाएं दिखती हैं इस गुंडई में। गुंडई में पॉजिटिव शब्द में लेता हूँ, वैसे भी साउथ की भाषा में ये शब्द जो गुंडा है ये बहुत पॉजिटिव शब्द है, हमारे यहाँ आकर ये नेगेटिव हो गया। जी जी, तो वो पहरेदार रक्षक के तौर पर उस गुंडा शब्द को लिए, वहाँ तो नाम भी होते हैं, रामागुंडम, राम का गुंडा सेवक, और यहाँ ये नेगेटिव है। बहरहाल, तो ये जो गुंडई है, यानी ये जो एक शुरुआत हुई है फिल्मों में इस तरह से, इसकी संभावनाओं पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, संभावना का जो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे जैसे हिंदुस्तान इवॉल्व हो रहा है ना कंटेंट में, तो उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। पर हमें ये कह देना कि पहले नहीं था, अब हो रहा, ऐसा है नहीं। ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, उसका मीडियम एक फॉर्म में था, और फॉर्म का रूट था थिएटर। फिर ये मीडियम बड़ा हुआ, कंजम्पशन बड़ा हुआ, और ये फॉर्म में आ गया जिसे हम कहते टेलीविज़न। फिर ये कन्वर्ट हुआ, फॉर्म चेंज हुआ, और आ गया इंटरनेट। वो आपको ऑडियंस हमेशा रही है। किसी का ये कह देना कि इस हिंदुस्तान में लोग अभी संगीत नहीं सुन रहे हैं, वैसा है नहीं, वो रहता है। आपका टेक्नोलॉजी और आपका कम्युनिकेशन बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 अलग अलग तरीके के लोग हैं, 100 अलग अलग तरीके कंटेंट पसंद करते हैं। पर ऐसा नहीं कि जो नंबर 1 पसंद करता है उसे नंबर 12 पसंद नहीं है, उसे 1 भी पसंद है, 12 पसंद है, 13 पसंद है, 18 पसंद है। तो ये ह्यूमन ब्रेन है सर, उसको मैं नंबर्स के जैसे बात हूँ। दूसरी बात क्या है कि अगर एक जैसी चीज़ लगातार बनने लगेगी तो वो भी नहीं अच्छी लगेगी। आपको मैं बता रहा हूँ, एक जैसी चीज़ टेलीविज़न में बन रही थी 15 साल से, जो लगातार बनने लगी और सब बनाने लगे। तो ऐसा तो है नहीं पूरा 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 हिंदुस्तान साड़ी पहन के घर में बैठता है, अब बैठ के कॉन्स्पिरेसी करता है, ऐसा तो है नहीं। और उसी में सो जाता है और उसी में उठता है, उसी में उठता है। तो वो भी एक दुनिया आपने देखी, जिसे मैं डमनेस ऑफ द वर्ड कहता हूँ, कि इंसान को पागल ही बना दिया। कि एक 6, 7, 8 लोग एक घर में बैठ के 700 एपिसोड तक मर्डर प्लानिंग कर रहे हैं जी। सूरज, तो वो भी हो गया। कट टू एक सेकंड पार्ट ये भी आया कि जब न्यूज़ चैनल आया, तो न्यूज़ चैनल जब शुरुआत हुई तो हमारे लिए तो पहले हम 1-2 न्यूज़ चैनल में काम चल जाता था हमारा, हमको दुनिया की न्यूज़ मिल जाती थी। अब करीब 650 चैनल हैं इस कंट्री में मिला जुला के, और वो भी सही न्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं। जी,
वाह, क्या और कहने वो भी और वो चल भी रहे हैं, उसका भी कंजम्पशन है। बिल्कुल। ऐसा है कि नहीं कि लोग सुबह सुबह से लेके रात तक, मतलब आपकी कंट्री के नेशनल टीवी से डिबेट रह गया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग चली गई है। तो ये भी हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, उसमें आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। बहुत साल तक जब मर्दों से टीवी छीन ली गई तो वो बेचारे न्यूज़ देख के एंटरटेन हुए हैं। 2-4 घंटा ऑफिस से आके झगड़ा देख देख के लोगों का। जी जी, जाहिर सी न्यूज़ तो बात है। एंटरटेनमेंट ही बन गया है। वही जी, मैं कह, न्यूज़ बिल्कुल। तो वो जो नंबर्स है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं अच्छा होते ही ना। बेस्ट पार्ट क्या है कि ऑडियंस अच्छा देखने की कोशिश कर रहा है, आप उसके फॉर्म को नहीं चेंज कर सकते हैं। वो अच्छा देखने के चक्कर में अंग्रेजी देखने चला गया, वो अच्छा देखने के चक्कर में साउथ चला गया, वो ढूंढ रहा है। उस ढूंढने में हम सब लोग मिले हैं, जहाँ पे उसे कहीं उसे एक शो मिलता है, जहाँ उसे एक शो मिलता है, ये है मेरी फैमिली मिलता है, जहाँ उसे एक मिर्ज़ापुर ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो रहा है, तो ऐसा। और वो भी नहीं कि अभी से कुछ उजागर हुआ हमारे ब्रेन में और हम लोग चले गए पंचायत देखने। ऑडियंस हर तरीके की हर समय अवेलेबल रहती है, वो हमको तैयार होना चाहिए कि हम उसको किस परसेंटेज में उसको दे रहे हैं। कभी कभी जैसे हमारे यहाँ देखिए, पिछले 6-7 साल से जो पिक्चरें नहीं चल रही हैं, वो पिक्चर क्यों नहीं चल रही हैं कि इतना 1000, 2000, 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके लोग सिर्फ अपनी देश बचाने की पिक्चर बना रहे हैं। इतना देश का भी नहीं बजट है कि नहीं? हर एक आदमी एक हाथ से घूंसा मार के 50 आदमी को गिरा रहा है। ये पहले भी तो रजनीकांत कर चुके थे ना, ये अभी देखने में क्या फ़ायदा है बताइए? ये तो रजनीकांत बचपन से कर रहे हैं, अभी हमारा हीरो क्यों कर रहा है? वो नहीं करना चाहिए ना। 1-2 फिल्में ऐसी इसमें 2200-2300 लोगों को मारा उसने अकेले, ये भी तो देख रहे हैं ना हम जाके। क्या वो जो देखने वाला पागल है? वो नहीं, उसको वहाँ मज़ा मिल रहा है, और वो भी अनबिलीवेबल है। हम लोग अनबिलीवेबल चीज़ें बहुत देखते हैं, और रियल देखने के बाद कहते हैं ये अच्छा है। यही तो आप समझिए ना, डिफ्रेंशिएशन का इशू है कि हमारा डिफ्रेंशिएशन रॉन्ग है कि ये जितने साल से जो पाप देख रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है एकदम। उसके 250 रुपये खर्चा करके जाएंगे, अब किसी से उधार भी ले लेंगे, 1500-2000 रुपये का होगा, जिसमें एक आदमी 1700 लोगों को बिना कुछ कहे मार डालेगा, और फिर आप चिल्ला के आ जाएंगे हाँ करते हुए। उसको आप 2 शो भी देखेंगे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ना सर, एक बार एंट्री होगी उसकी, फिर वो मारेगा, आप देखते सारी पिक्चर एक जैसा है, कट 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 कैसे, पर उसके लिए है ऑडियंस, आप क्या कर सकते हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग अपने डिस्कशन में बात कह सकते हैं, पर कल सुबह पुष्पा आएगी, देखिएगा हम आप सब देखने जाएंगे। जी जी जी। नहीं, तो अच्छा, ये है तो फैजल ने हाँ करके एक बात की तो मुझे काफ़ी पुराना समय याद आ गया। मैं चांदनी चौक में बड़ा हुआ हूँ, पुरानी दिल्ली में। तो हमारे यहाँ पर जैसे फिल्में अच्छी खराब बनती हैं, वहाँ पे एक और चीज़ बहुत एंटरटेनिंग वक्त के साथ हो गई, दंगे करवाना। तो मुझे याद है कि दोनों तरफ से, अब जब हम 2 तरफ की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमानी के दंगों का वही है 2 हीरो, बाकी क्या दंगे करेंगे। तो बहुत मज़ेदार चीज़ होती थी कि बोला जाता था, इनको केबल वालों को बोला जाता था अपने अपने मोहल्लों में, अरे आज घायल लगाओ, घातक लगाओ, अंदर से ऊर्जा पैदा करो। तो हाँ करके याद आया तो मुझे। तो एक एंटरटेनमेंट को इस तरीके से ऑडियंस ने पसंद करने के बाद भी उसको एक तरीके का टूल बना लिया। जो हृदय को अच्छा लगता है ना, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसकी बात नहीं, वो तो हमको देखना ही चाहिए। और वो तभी हो रहा है जब हमारे, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑडियंस बिल्कुल ग्रो करती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट। जी, मेरा इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा इस काम को किसी और एंगल से भी काम करके देख चुका हूँ कि हम लोग 80% लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो चाहे किसी भी एज और फॉर्म के हों, आज भी उनको किशोर कुमार के 100 गाने याद होंगे। जी बिल्कुल। आप अभी 5 साल पुराने 100 गाने याद कर लिए, आपको नहीं होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो क्रिएटर जो था वो आपके माइंड को सोच के क्रिएट करता था कि 100 साल बाद भी लता जी गाना सुना जाएगा। आप बादशाह के 100 गाने नहीं सुना सकते किसी को वो है नहीं, आई एम सो सॉरी। अभी का भी बच्चा, उसको आज भी, अब आज का बच्चा अगर वो 5 साल का है, उसको बादशाह के आप 100 गाना सुना देंगे, पर जब भी उससे कोई कभी कहा जाएगा गाना सुनाओ, तो किशोर कुमार का गाना लेकर वहाँ शुरू करेगा। दैट्स व्हाट द थिंग इज। हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि हम लोगों को ने अभी वो सोच के कंटेंट बनाना नहीं शुरू किया है कि आज से 20 साल बाद कैसे देखा जाएगा आज की दुनिया में। जब हम छोटे थे तो हमारे क्रिएटर लोगों ने हमको बुनियाद सर्कस सब दिखा के सेट कर दिया था कि जब तुम आगे 20 साल बाद जाओगे तो इतना तो सीख के जा रहे हो बिना सोचे समझे भी। उस चीज़ का खाली वो है। क्योंकि आप भी देखिए ना कि हम लोग रीमेक बना रहे हैं, उसका रीमेक का फ़ायदा नहीं है भाई, देख चुके हैं भाई सब लोग, है कि नहीं? अपनी कहानी बनाओ ना। लेकिन वो फिर भी देखा जा रहा है।
क्यों, वही तो क्या शॉर्टकट है ब्रेन को ना, ईज डाउन है। कोई बच्चा तो नहीं है यहाँ पर? अच्छा, बच्चा कोई नहीं है, कुछ बड़े दिल हैं, से बच्चे हैं दिल यहाँ। से बच्चे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि क्या बना रहे हैं वो लोग, रीमेक नहीं बना रहे वो लोग। सॉरी, ये वर्ड बड़ा खूबसूरत है, हम सब दे देते हैं, तो मैं बोल देता हूँ रीमेक नहीं बना रहे वो। और मैं मिर्ज़ापुर में काम कर चुका हूँ तो मैं थोड़ा इस्तेमाल कर लेता हूँ, चूतिया बना रहे हैं। मतलब ये इस वर्ड को आप सिर्फ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत शब्द मैं बता ही नहीं सकता कि क्या बना रहे हैं वो बस। इस शब्द एक से बार, तो एक बार अगर इस्तेमाल करें तो खूबसूरत लगेगा, दोबारा करें तो गाली लगेगा। हाँ, ये बिल्कुल एक मेटाफर बनता है इस शब्द से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अभी जो फैसल भाई आप बात कर रहे थे कि जो एक ज़माना ये था कि जब वो फिल्में उस तरह से बनती थी और पूरी तरह से कमर्शियल कुछ फिल्में होती थी और कुछ आर्ट फिल्में होती थी। अब आर्ट फिल्मों के लिए ऑडियंस नहीं थे, है ना, या शायद पॉकेट अलाउ नहीं करती थी कि जो लोग देखने जाना चाहते हो। लेकिन ये बदलाव तो भी किसी लाला ने काम किया आर्ट बोल के, सब फिल्में कमर्शियल होती हैं। हाँ, नहीं, हमने वो ठीक डिवाइड है। किया है, हम डिवाइड करते हैं, हम जाके बोलते हैं कि ये पिक्चर हिस्ट्री, आपने कहा ना सुपरस्टार स्टार, वही होता है। सब फिल्में कमर्शियल होती हैं, सब फिल्में अच्छी बनने के लिए बनती हैं। तो इसका कोई भी मतलब आदमी सब दुनिया फिल्में में आर्ट भी होती हैं। सब फिल्में आर्टी का तो आर्टी फॉर्म है है, वो। तो ये तो आर्ट वही का है ना, फॉर्म मैंने है। गाल से थप्पड़ मारा, इधर से नाक यहाँ से पकड़ ले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं जिस ये है कि एक चीज होती है, फिल्म होती है, वो आर्ट का एक फॉर्म होती है। हमने उसको डिवाइड करके, मुझे मैं इस वर्ड से बहुत अलग रहता हूँ। बहुत सही, कमर्शियल है और ये कुछ और है, ये रसगुल्ला, ये जलेबी, ऐसा हाँ नहीं है। फैसल भाई, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हिम्मत की बात है और ये समझदारी की भी कि आप उस तरह से फिल्मों को देख रहे हैं। हेलो, ये लाइट वाले कमर्शियल फिल्मों के साथ मिले हुए हैं। अभी आएगी जी, आ जाती है, कुछ सेकंड बाद आवाज़ आती है। खैर, जहाँ मैं आना चाह रहा था बिल्कुल वहीं कि जो आपने कहा उसी नोटेशन पर मैं पहुंचना चाहता था कि वो, लेकिन अब OTT इंटरनेट जिसका जिक्र हुआ, वहाँ आने से ये सीरीज़ बनी। अब ये सीरीज़ बनने से क्या हुआ कि जो सिनेमा हॉल में जाने का एक तो समय, पैसा, इजाज़त, मतलब हम जैसों को भी, यानी हमारी पीढ़ी तक, हमने तो कॉलेज तक फिल्म नहीं देखी बिना इजाज़त के, यानी वो थी। अब क्या है कि आपके हाथ में ही आ गई है। तो अब शायद जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा लोगों में पहुंच रहा है। तो ये तो एक बड़ा बदलाव तो है ही। टेक्नोलॉजी का धन्यवाद देना चाहिए, टेक्नोलॉजी का देना चाहिए, बिल्कुल। और हर भाई, टेक्नोलॉजी की वजह से कोरोना में होते हुए हम जिंदा हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से जुड़ गए थे। और ज़िंदा रहने के लिए संवाद बहुत ज़रूरी है, और संवाद सिर्फ हमारा टेक्नोलॉजी ने कराया है। और उसी ज़माने में ये सब बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, चाहे वो हमारे यहाँ के या बाहर के, जो हमने विदेशों के भी जो सीरीज़ हैं उनको देखा है कोरोना के ज़माने में। और टेक्नोलॉजी का धन्यवाद तो देना ही चाहिए। तो लेकिन जो कंटेंट है, वो कंटेंट जिस तरह से सब ऑडियंस के पास गया, शहरी, ग्रामीण, कस्बाई, उन्होंने उसको हाथों हाथ लिया और लगा कि ये तो मेरी बात कह रहे हैं, अरे ये मिश्रा जी तो मेरे महल्ले के हैं, ये प्रहलाद तो ये हैं, गली के चाचा हैं। तो ये जो एक फील आया है, तो क्या ये ऐसी संभावना है जैसा कहा चड्ढा साहब ने कि फिर से वो सिनेमा हॉल में लौट आए, या वो सिनेमा हॉल अब ख़त्म हो जाएंगे और हम सीरीज़ पर ही रहेंगे? ऐसा आपको क्या लगता है? सिनेमा हमेशा रहेगा, पहली चीज़ तो ये है। हाँ, सिनेमा रहेगा, सिनेमा हॉल की बात, सिनेमा हॉल की बात कर। दूसरा क्या है कि पहले ये देखिए 52 फ्राइडे ही होते हैं इस दुनिया में, 104 तो हो नहीं सकते। अब लैंड वाइज भी इतना पिक्चर हॉल इस दुनिया में है नहीं। तो जो बेचारा ढेर सारे पैसे लगाता है वो ढेर सारी स्क्रीन बुक करता है। ऑडियंस के लिए जो लोग हमको देखते हैं, छोटी फिल्म बड़ी फिल्म को नहीं कहना चाहिए, तो नंबर्स की वजह से ही तो होता है भाई। बिजनेस तो पैसे का ही है उनका। किसी ने हज़ारों करोड़ रुपए लगाए, उसको ढेर सारे थिएटर चाहिए। किसी ने 10 करोड़ की फिल्म बनाई, उसके लिए कम जगह है। जगह बड़ी बन जाएगी, या हर एक बस स्टैंड के ऊपर 200 सीटर पिक्चर हॉल बन जाएगा और वो लोग 100 रुपये में आके पिक्चर देखेंगे, सब पिक्चर चलेगी। क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना, वो फिल्म देखे बिना चाय नहीं पी सकता है भाई। फिल्मी लोग हैं हम लोग, बातों में फिल्म है, कहने में फिल्म है। आज की डेट में एक बाप जो है नोएडा में नौकरी करके अपने बच्चों को लाखों रुपए की जो दे रहा है सैलरी, क्या सोच के दे रहा है कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा? नहीं, हमारे पापा हमको नहीं दिए थे ठीक से। आधे टाइम उसके रात में पूछेगा ना, पापा नहीं किए तो हम कर रहे हैं। ये बात सच है, झूठ नहीं है, सच है। दिन भर जाके अल्टो कार लेके दौड़ रहा है बैंक में, और फिर बच्चों को 75,000 रुपये दे रहा है और खुद 500 में पढ़े है।
उसको पता है कि मैं बेटर हूँ 500 रुपये में, पर लाखों रुपए में पढ़ा रहा है बच्चों को अपने। इसलिए पता है, इसलिए नहीं कि अच्छा हो जाए, इसलिए कि हमें हमारे पापा ने दिए थे, एक दिन ये भी जाके आगे बड़ा आदमी बनेगा। उसके लिए ना डेफिनेशन बड़ी हो गई है ऐसी, ये है, ये सिनेमा थ्रू आता है सर। बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, अभी आपने कहा था पिछले कि भाई ये जो फिल्म जो सिनेमा है, आर्ट और कमर्शियल कुछ नहीं है, सिनेमा सिनेमा है। तो लेकिन जाहिर है कि आर्ट हम मान रहे हैं उसको, तो जब हम आर्ट मानते हैं तो उस आर्ट के एप्रिसिएशन के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग चाहिए। मतलब इससे हम भले ये कह दें कि नहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब हम आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो उसके लिए एक ख़ास तरह का जो माइंड सेट है वो चाहिए। जैसा वो जेम्स मोनैक की किताब है हाउ टू रीड सिनेमा लाइक ए बुक, तो क्या सिनेमा लिटरेसी के लिए कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह की चीज़ें आप लोग सब क्रिएट कर रहे हैं, ला रहे हैं, वो जाहिर है कि वो आर्ट भी है और वो सिनेमा तो है ही, और वो कमर्शियल उस पर भी, जो मैं आप ही की बात नहीं, तो लेकिन तब तक वो आर्ट की तरह से नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसकी लिटरेसी नहीं होगी। एक्चुअल में जो विजुअल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या अगर ये शॉट आया है या ये सीन आया है तो इसके सिर्फ डायलॉग ही नहीं बल्कि उसके पीछे क्या कहा जा रहा है उसको समझना भी तो हमारी। उसमें क्या है कि मुझे हिसाब से सरकार को, हिंदुस्तान को और उन सारे माँ बाप को नर्सरी या अपर केजी फर्स्ट क्लास से थिएटर कंपलसरी कर देना चाहिए, क्लाइमेट एजुकेशन कंपलसरी कर देना चाहिए, और हिस्ट्री सिविक्स जो था ना, सिविक पार्ट कि अपने देश में रहो कैसे, ये 3 चीज़ को बचपन से पढ़ानी चाहिए। आप समझ लीजिए इसके बाद ढेर सारी गॉडफादर बनेगी इस कंट्री से, ये कंपलसरी पार्ट होना चाहिए। एक बच्चा पहली क्लास से ही थिएटर पढ़े, पहली क्लास से ही अपना जहाँ रह रहा है जिस कंट्री में, उससे क्लाइमेट के बारे में पढ़े, और तीसरा क्या सिविक्स की कैसे ज़िंदगी जी जाती है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जी, पल्सर ना दिला के, ठीक है। नहीं जमील भाई, हाँ मैं सिर्फ इतना यही ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें, जो बात कही इन्होंने बहुत माकूल कही। किसी भी किस्म के एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है, और हर तबके के बच्चों को तालीम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, उससे जो बदलाव आएगा जहनी तौर पे, और जो आप बोल रहे हैं कि सामाजिक बदलाव आएगा और लोगों के अंदर एक तमीज़ पैदा होगी आर्ट को देखने की, कल्चर को देखने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम से आएगी। और जाहिर है समाज भी उससे बदलेगा, समाज भी उससे सुधरेगा, और उस तरीके की फिर फिल्में और कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा, और अप्रिसिएशन भी उसी लिहाज से होने लगेगी। अच्छा, यहाँ एक मैं बस ज़रा सी, क्योंकि थिएटर की बात की कि थिएटर पढ़ाया जाना चाहिए, तो मैं जमील साहब से ही ये बात इसे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि देखिए थिएटर और फिल्म ये दोनों फिर एक अलग फॉर्म हो गई, और इस पर तो डिबेट भी है कि भाई थिएटर जो है, जब थिएटर के करने वाले लोग जो हैं वो सिनेमा की तरफ चले जाते हैं, और तो थिएटर को जो कुछ मिलना चाहिए था उनसे वो नहीं मिलता है, और उसका पक्ष कहीं दब जाता है। खुद चड्ढा साहब ने कितने, मेरे ख्याल से 40-45 प्लेज किए होंगे अरविंद जी के साथ ना जी, अस्मिता ग्रुप के साथ, और फिर उधर चले गए। तो अब जब ये वहाँ चले गए तो थिएटर का तो नुकसान हुआ ना कहीं। तो क्या थिएटर और फिल्म, इसके जो संबंध हैं और इसके जो एक दूसरे के साथ आवाजाही है, और फिर क्या नुकसानात हैं, उस पर ज़रा सी बात। बदकिस्मती ये है थिएटर के मुतालिक ये कि वो रोज़ी रोटी नहीं चला पाती, इतना पैसा नहीं दे पाती कि आप अपना परिवार चला सकें। और अगर इसमें इस जैसी जो संस्थाएं हैं, जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, या जो भी पेट्रनेज दे सकते हैं आर्ट के लिए, कल्चर के लिए, साहित्य के लिए, उन लोगों को आगे, मैं यूके में फॉर इंस्टेंस जो बिलियनर्स हैं, उनके पैसे में से उनका एक बजट होता है आर्ट के लिए, वो खुद आगे बढ़ के डोनेट करते हैं आर्ट के लिए। हमारे समाज में, हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है? पहले होता था, राजा महाराजा नवाब ये लोग प्रोत्साहन देते थे आर्ट को, वो चीज़ कहीं घट गई है। तो थिएटर और साहित्य और जो आर्ट पर से की बात जो होती है, उसमें बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को, मालदार लोगों को इसको आगे बढ़ के इसका सहारा बनना पड़ेगा लोगों को, ताकि जो आर्टिस्ट है उनको ये ना सोचना पड़े कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो जब आप बात आती है
गुजारे की और परिवार चलाने की, तो फिर कहीं वो कदम फिल्मों की तरफ बढ़ जाते हैं जो ज़्यादा पैसे देते हैं। बिल्कुल, जो आप थिएटर के बहुत सारे कलाकार हैं, कहते हैं कि वो रिश्ता आया उनका तो पूछा गया कि लड़का क्या करता है, कह रहे थिएटर करता है, कि नहीं वो तो ठीक है, कमाने के लिए क्या करता है। तो ये तो जाहिर है कि एक समस्या रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते रिश्ते बन ही नहीं पाते, टूटना तो बात की बात है। जी, मेरा थोड़ा सा जो आपने कहा कि थिएटर और सिनेमा के लिए एडुकेट करो, आई थिंक जमील की बात से मैं बात को थोड़ा ऐड करूँगा। हमें आर्ट के प्रति अवेयरनेस और एडुकेशन क्रिएट करनी चाहिए आर्ट के प्रति। उस आर्ट में सिनेमा हो, पेंटिंग हो, लिटरेचर हो, राइटिंग हो, थिएटर हो, कुछ भी हो, पर कहीं ना कहीं एक, जैसे हम सिनेमा के साथ बचपन में जब जुड़ते हैं ना, मैं जैसे जुड़ा था, एक जादू नगरी जैसा आभास होता है कि ये क्या हुआ, आप अंधेरे में आए और एक दुनिया में चले गए, यू नो। चाहे हम 2 रुपए का वो बाइस्कोप भी देखते थे ना, ऐसा वो टिफिन बॉक्स को हटा के, उसमें भी जादू होता। मुझे लगता है कि आप आर्ट के प्रति एडुकेट हो जाओ, लेकिन सिनेमा हमेशा सरप्राइज करना चाहिए। सिनेमा के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिनेमा में जाओ, अंधेरा हो और फिल्म शुरू हो और मैजिक हो। मैं कतई नहीं चाहता मैं किसी ऑटो वाले से या किसी डॉक्टर से ये पूछूं या इनकम टैक्स ऑफिसर से पूछूं या आपसे पूछूं, मैं पूछूं कि कैसी लगी फिल्म, तो वो कहे अच्छी लगी या बोले बुरी लगी। वो अगर मुझे ये बोलेगा मुझे एडिटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगी, मुझे थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम दिखा, मुझे ऐसा लगा कि कैमरामैन थोड़ा बेहतर हो सकता था, तो मेरे लिए वो मैजिक खत्म हो गया। अभिषेक बच्चन ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, हम शूट कर रहे थे 10वीं फिल्म के अंदर, तो एक अभी उसकी हाल में फिल्म आई थी, उसने कहा कि लोगों को लगता था कि एक एक्टर, एक हीरो जो है घूसा खाता है और वो 5 फुट दूर जाके गिरता है, या एक एक्टर एक लड़की को बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद जाता है, यू नो। अब फिर क्या हुआ कि ये एक मैजिक की दुनिया थी। अचानक आप लोगों को याद होगा लहरे टीवी आने लगा, है ना, वो मेकिंग में घुस गए। अब एक फिल्म रिलीज होती है और मेकिंग दिखाते हैं, तो हम फिर वो शब्द को इस्तेमाल करेंगे कि ऑडियंस को लगता है कि सालों, इतने सालों से बना रहे थे जी। तो मुझे लगता है इनको एडुकेट मत करो। ऑडियंस और भी गम है जमाने में सिनेमा के ना यार, बहुत चीजें हैं, आली भोली ऑडियंस होती है ना। घर में गई, काम की, नौकरी गया, बच्चों के साथ गए, एक खुद को देखा, तैयार हुए, फिर नौकरी पे गए, फिर बच्चों के साथ बैठे, बच्चे बड़े हुए, एक साइकिल चल रहा है, सोशल साइकिल जिसको हम कहते हैं। ऐसे सोशल साइकिल है, पॉलिटिकल साइकिल है, इकोनॉमिकल साइकिल है, उनके बीच में जिसको सिनेमा की जिम्मेदारी लेनी है वो आए, कहानियां क्रिएट करे, और किसी को लगे ये तो मेरी कहानी है और वो खुश होकर चला जाए, किसी को लगे ये मेरे पड़ोसी की कहानी है, वो खुश होकर चला जाए। रंग दे बसंती देखने के बाद मेरे फादर ने एक बहुत कमाल की बात बोली थी, कहते हैं जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो मन तो करता था इस नेता को मार दे जान से, भगत सिंह जाग जाता था। कहते हैं ये मेरा आइडिया था, पता नहीं कैसे पहुंच गया उस तक, पर मैं उनको ये कहना चाहता था आइडिया आपका नहीं था, वो थॉट प्रोसेस आम आदमी का था, जिसकी रिसर्च करना राकेश मेहरा का काम था, टीम का काम था, उस दिशा में सोचना उसका काम था, बिकॉज ही इज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा and now he has this responsibility, he has to take this responsibility to create a communication between an audience and that maker or a storyteller, but that magic has to be there. वो मैजिक नहीं रहेगा ना, मुझे बुरा लगेगा। मतलब अभी और एक पॉपुलैरिटी होती है, जैसे सर मैं एक दोबारा 30 सेकंड वाला मैं सवाल से उधर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल होना चाहता हूँ इनके साथ। क्या होता है, हम इंतज़ार करते हैं, थिएटर करते हैं, फिर सिनेमा को अपना एक योगदान देते हैं, जमील साहब, फैजल भाई, और हम ये सब करते हैं, और करते करते ना हमारा एक मोह होता है कि हमें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिले, लेकिन लोगों के पास फिल्म थिएटर देखने का समय नहीं है, वो रील्स पे रील्स देख रहे हैं, और एक नई जात पैदा कर दी, इन्फ्लुएंसर्स। जी वाह। और वो मेरे साथ बैठा है फ्लाइट में और कह रहा है कि मनु भाई क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूं? मैंने कहा आप क्या करते हो? कहता है मैं इन्फ्लुएंसर हूं। मैंने कहा अच्छा, वो क्या होता है?
कहते हैं आप मेरे को फॉलो करो। मैंने उनको फॉलो किया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहानी ये खत्म हुई कि जब फ्लाइट लैंड हुई, हम उतरे तो 150 लोगों का हुजूम उसके पास था और मैं अकेला खड़ा हुआ था। क्या और ये मेरे तो थोड़ा सा लगता है कि अरे यार वो रो खाली क्यों है भाई? अरे दो आ गए, दो पहले एक थे, अब दो आ गए। जी जी। ये हमारी ऑडियंस है जो ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये लगता है इसी के बीच में सिनेमा अपना खेल खेलता रहेगा। हम लोग जब तक जिंदा हैं एंटरटेन करते रहेंगे, कुछ समझ की बातें करते रहेंगे, पुल बनाएंगे। आप कभी इधर आइए दिलों में, कभी हम उधर जाएं। हाँ, जमील साहब कुछ कह रही हैं जी। मुझे लगता है कि देखिए, हर टाइप के सिनेमा, हर टाइप के आर्ट के लिए जगह है, चाहे वो कमर्शियल सिनेमा हो या अगर उसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आर्ट हो चाहे कमर्शियल हो। और ऑडियंस भी इतनी अथाह है, इतनी सारी है कि वो हर किस्म के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए तैयार है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये बात कि वो फूहड़ से फूहड़ हो, चाहे पोर्नोग्राफी भी चलती है, देखने वाले उसको भी हैं और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और एक मार्वल काइंड की फिल्में बनती हैं जो लार्जर देन लाइफ है। फिर उसके बाद अपनी साउथ इंडियन सिनेमा भी बनती है टाइप की। फिर हर किस्म मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कंजम्पशन के लिए ऑडियंस है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है और बनाने वाले को डिसाइड करना है कि वो क्या बनाना चाहता है। और बेसिकली फिर इंडस्ट्री है, जो चलेगा वो बनेगा। एक मैं और छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूँ, थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, दिल की बातें भी कर लेते हैं। जरूर सर। क्या होता है, मेरा एक दोस्त है, हम सबका दोस्त है, उसका नाम है दीपक डोबरियाल। हम सब वाकिफ होंगे, दीपक डोबरियाल ने तन्नू वेट्स मन्नू में, ओमकारा में और अभी सेक्टर 36 में और कमाल की कमर्शियल फिल्में भी की, सब कुछ किया। एक दौर ऐसा आया बॉम्बे में, बहुत कन्फ्यूजन थी, उसका एक द्वंद्व था। वो द्वंद्व जो था ना, वो सैक्रिफाइस था। हम एक्टर को आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म से अलग नहीं कर सकते। ही हैज डन कमर्शियल फिल्म ऑल्सो। वो एक बात बोलता था, किसी ने उसको बोला कि बेटा बहुत पतला है, जिम जा। कहता जिम तो जॉन इब्राहिम भी जा रहा है, उसको बोलो कि थिएटर करे। वो बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैं उसको हमेशा अपने कंधे पर कैरी करता हूँ इस बात को। वो जिम जा सकता था, वो स्पोर्ट्समैन है, गढ़वाली लड़का है, उसके लिए 50 डंड मारना मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए जिम जाना भी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसने कहा कि अगर ये शर्त है तो जिम नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा एक्टिंग के जिम और मैं खाली बैठूंगा और मैं इंतजार करूंगा कि मुझे ओमकारा मिले और फिर फिल्म फेयर अवार्ड मिले, फिर लोग ये भी कहें कि इसमें दीपक डोबरियाल है, चलो यार फिल्म देखने चले। तो दिस इज व्हाट सैक्रिफाइस एक्टर हैज टू। जिम जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जिद कि यार मैं इंतजार करूंगा उस ऑडियंस का जो मुझे देखने आए ना आए, वो कंटेंट देखने आए, वो दिल को, हृदय को पुलकित करने वाली एक चीज अगर हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस तक पहुंच जाए। दैट इज व्हाट आई थिंक आवर रिलेशन विद आवर ऑडियंस शुड बी, एंड दैट इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन। बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। हम ऐसे नहीं निकल के आता है गुल्लक। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी आ गई, अब टेक्नोलॉजी को का बेनिफिट कैसे करें। कहीं बैठे हुए हैं सर, आप बैठे हुए हैं, आपने आंख बंद करी, आपने कहा कि आपका नाम क्या है सर? हाँ जी, राज जी ने आंख बंद करी, कुछ फिल्में देखी, कुछ कहा कि यार आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक बात कहूँ अपनी दोस्त को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने, और वो कहना इतना ज़रूरी है कि वो कहते कहते कब कहानी बन जाएगी और कब कंटेंट बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो गुल्लक वहां से आया है। गुल्लक सलीम जावेद से नहीं आया। सलीम जावेद से कुछ भी आया है क्या? शोले आई है, पर क्या आई है क्या? नहीं। उन्होंने कहा कि ये बिकेगा, ये दिखेगा, हम वो बनाएंगे, उनको भी सैल्यूट। लेकिन फिर गुल्लक का मैं उदाहरण देता हूं कि वो क्यों आई। वो आई बातें करते 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 कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा। फिर उसने अपने आप को सिनेमा में ग्रो किया होगा, फिर उसने कुछ माजिद मजीदी का सिनेमा देखा होगा, अनिल साहब, है ना। फिर उसने कुछ
अच्छा सिनेमा देखा होगा, तो वो एडुकेट और एंटरटेन और इमोशनल ब्रिज बनाने के लिए आ गया। आई थिंक दैट शुड बी द रिलेशन। मैं भावुक हो रहा हूँ क्या थोड़ा? बहुत ही खूबसूरत बातचीत ये आज की हो रही है इस सेशन की, और जाहिर है कि हमारे तीनों जो मेहमान हैं वो बहुत दिल से बात कर रहे हैं और आप दिल से सुन भी रहे हैं, लेकिन वक्त है कि अब हमें इजाज़त नहीं देता, और मेरे पास और कई बातें थीं जिन्हें मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था। कुछ सवाल तो नहीं है, बस कुछ बातें थीं जिन पर एक और चर्चा होती, लेकिन फिर कभी हमें वक्त मिलेगा। और मगर आज की इस बातचीत से हम एक बात, नतीजा तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि आज का जो OTT पर जो सिनेमा आ रहा है, जो छवियाँ हमारे सामने आ रही हैं, वो वास्तव में बहुत यथार्थवादी हैं। आज जो कुछ उसमें जीवन दिखाया जा रहा है, हम एकदम अनायास हमारे मुंह से निकलता है, ये तो हमारी बात है, ये हमारे महल्ले की है, ये हमारे गांव की है, ये हमारे कस्बे की है। अरे ये लेखपाल, ये पटवारी, ये सचिव साहब, ये तो ये सब ये करते हैं, ये प्रधान जी। तो क्या है कि वो बहुत यथार्थवादी हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं, वो शायद हमें उससे जोड़ रही हैं। और भी इसी तरह की खूबसूरत चीज़ें, पहले के जो गांव थे, गौरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, अब वो गांव कहीं होता नहीं था, सिर्फ पर्दे पर होता था। वो गांव, वो जीवन जो होता है, वो वास्तव में अब हमारे सामने आ रहा है, और जिसको लेकर आ रहे हैं ये हमारे अभिनेता, हमारे कलाकार, हमारे फ़नकार। मैं रहमान मुसव्विर अब यहीं इजाज़त लेता हूँ।